हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं विश्व और समकालीन भारत। इसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके अंतर्गत हम लोग एक लेक्चर आपका पढ़ चुके हैं। और भारत में राष्ट्रवाद को देगी जो कहानी है, हम लोग आपको 1920 के बाद की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री पर हम लोग आपकी नजर मार रहे हैं। वैसे तो आपको 1915 के बाद का जो इतिहास है उसको हम लोग देख रहे हैं। मेनली बात करें तो आपका हमारा मॉडर्न इंडिया जो है, आधुनिक भारत, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसके अंदर महात्मा गांधी द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए, हम उनकी पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कर रहे थे। और हमने देखा कि 1919 में जब आपका रोलेट एक्ट जब पारित हुआ, तो उस रोलेट एक्ट के अंतर्गत भारतीय नेताओं को, यहाँ के आंदोलनकारियों को बिना किसी पूर्व अग्रिम आपकी सूचना के उनको गिरफ्तार कर सकते थे, उनको 2 साल तक जेल में रख सकते थे, कोई इनकी रिहाई नहीं होती। इसलिए रोलेट एक्ट का भारत में विश्वव्यापी आपका विरोध किया गया। उसी समय जलियांवाला हत्या जो कांड है वो भी हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए एक सभा का आयोजन हो रहा था, और उधर ही क्या था, आपका बैसाखी का मेला था। लोग वहां आ रखे थे, आपका लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर आपका मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर उन पर फायरिंग कर देते हैं अनाधुंध, वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत एक दयनीय स्थिति का वहाँ हम लोगों को पता चलता है, और उसकी बहुत निंदा करते हैं पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या करे थे, कल अपना लेक्चर प्रारंभ करे थे, और इस आपका लेक्चर को हम लोग अपना यहाँ तक अंतिम रूप में इसको देख चुके थे और इसको जान चुके थे क्या सारी चीजें हैं और आपको किस प्रकार से। क्योंकि आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की सारी घटना हुई। उस घटना की जो भी सारी चीजें हैं उनको हम लोगों ने आपके एक एक करके उनको पढ़ा, देखा और समझा है। आज हम इससे आगे देख रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिसों से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। अब देखिए, जैसे ही पूरे भारत में और खास करके जो आपका उत्तर भारत है, जब इसमें पता लगा कि जलियांवाला हत्याकांड हो गया है, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भर गया कि अब क्या करना है, हम लोगों को इनसे आपका बदला लेना है। तो पुलिस के सामने लोग अपने मोर्चे निकालने लगे, हड़तालों का आयोजन हो रहा था, लोग आपके सड़कों पर आ गए थे, सरकारी इमारतों भवनों में आग लगा रहे थे, उनको मार रहे थे। तो सरकार इस पूरी चीज से, एक्टिविटी देख के, पूरी कार्रवाई देख के परेशान थी, और सरकार ये चाहती थी कि हम लोग क्या करें कि इन सबको आपका कुचल दिया जाए। ठीक, और सरकार चाहती है कि अगर हम इनको कुचल देंगे तो थोड़ी शांति हम लोगों को बढ़ जाएगी, या आप कहेंगे शांति जो है हम लोगों को मिल जाएगी। सरकार लोगों को अपमानित और आंकित करना चाहती थी, सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर घिसने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए आपका मजबूर किया। कैसे कर रही थी कि लोगों को नाक रगड़नी है जमीन पर पुलिस के सामने, और आपको सलामी देनी है, लोगों को आपके कोड़े मारने हैं। गांव में जो एक गांव है गुजरावाला, आपका पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैल देखकर गांधी जी ने क्या क्या कर लिया, आपका रोलेट एक्ट को अपना वापस ले लिया। देखिए, गांधी जी को जब ये पता लग जाता था कि उनको ये आशंका होती थी कि अब जो ये आंदोलन है ये अहिंसा का रास्ता छोड़ आपका हिंसा के रास्ते पर चला गया है, तो गांधी जी क्या करते थे, उस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर लिया करते थे। उससे क्या होता था कि बहुत सारे लोगों में उनके प्रति गुस्सा भी होता था, लेकिन वो सोचते थे अगर मैं इस आंदोलन को वापस नहीं लूंगा तो ये और भयानक रूप ले लेगा, अहिंसा की जगह आपकी हिंसा होगी, लोग बहुत सारे मारे जाएंगे और अधिक कानूनी कार्रवाई होगी, समस्याएं और बहुत सारी बढ़ जाएंगी, जन धन की व्यक्तिगत हानि होगी।
इसलिए गांधी जी ने क्या करा, अपने सत्याग्रह को वापस लिया। ठीक, भले ही रॉलेट सत्याग्रह का एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन यह भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। कह रहे भले ही आपका रॉलेट बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन ये शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। कहां तक था? जो आपके शहर हैं, जो आपके कस्बे हैं, उन तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी का मतलब था कि बहुत सारे लोग आंदोलन में जुड़े, उनको वो ऐसा खड़ा करना चाहते थे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। आपके आंदोलन में जुड़ो तो गांधी जी को पता था ऐसा तभी होगा जब हम लोग हिंदू मुस्लिमों को एक साथ आपका नजदीक ले आए, तो मैं बहुत बड़ा जो आंदोलन है उस आंदोलन का आपका जनाधार कर सकता हूं, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सका। उन्हें पता लगता है कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ले आना चाहते हैं। कौन सा मुद्दा? आपका खिलाफत के मुद्दे को उठाकर वो दोनों समुदाय को क्या ले आते हैं? अपने नजदीक लाने का प्रयास करते हैं, ये ले आते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और ऑटोमन वो आपका साम्राज्य था आपका तुर्की में, और क्या हो गया था कि आपके ब्रिटिशरों ने ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। इस आशा की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि आपका खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहु सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावनाएं आपकी तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ अपनी चर्चा शुरू की। में ऑटोमन साम्राज्य होता है और जो मुस्लिम धर्म का जो आध्यात्मिक नेता थे, जिनको हम खलीफा कहते हैं उनकी भाषा में, तो खलीफा का जो पद था वो उसके लोगों की ऐसे अपील थी। ब्रिटेन तो साम्राज्य को लोगों पर भी होता है, तो लोग वहां उसका विरोध करने के लिए क्या करते हैं? अपना विरोध दिखाते हैं और बंबई में क्या करते हैं? खिलाफत समिति का गठन करते हैं। शौकत अली बंधु इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं ताकि हम लोग इस समिति को गठन कर सकें और उसकी जितनी चीजें हैं हम उनको तलाश सकें। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। कौन सा किया जाना चाहिए? आपका असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों? अब बात करी गई कि आपका खिलाफत जो आंदोलन है और जो आपका स्वराज है उसके लिए कौन सा आंदोलन की बात करी गई बच्चों? असहयोग आंदोलन। ठीक, अब असहयोग ही आंदोलन क्यों करना है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। कह रहे कि जो 1909 में लिखा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन स्टैब्लिश हुआ था वो भारतीयों के सहयोग से ही हुआ था, और यहाँ शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन छड़ जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ ब्रिटिशरों ने अपना शासन स्थापित किया है इसमें भारतीय लोगों का बहुत बड़ा आपका सहयोग है। अगर उस सहयोग को ये वापस ले लेंगे तो सहयोग को वापस लेते ही क्या होगा? ये सारी चीजें आपकी जो है स्वराज की जो स्थापना है वो आपका हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? महात्मा गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत,
विधान परिषद और स्कूलों विदेशों को वस्तु बहिष्कार करना। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने देश भर में यात्राएं करने लगे। कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने इन प्रस्ताव को स्वीकृत किया। नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए आपके होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के बीच भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थन और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति पर मोहर लगा दी। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ेगा, इसमें किन लोगों का हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह असहयोग का विचार किस तरह समझाएंगे। अब देखिए, ये सारी इसमें बात रखी गई कि भाई कैसे आंदोलन होगा और हम किस तरह से उसका हिस्सा लेंगे, क्या चीजें होंगी, इसको हम लोगों को आपको समझना होगा। देखिए, एक इमेज हमारे सामने नजर आ रही है और हम इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। भारत के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी कि जो हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन के भीतर बहुत सारी अलग अलग धाराएं थी जो आपकी बह रही थी, उनको हमको देखना था। देखिए, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उसके लिए अर्थ अलग अलग थे। देखिए, सब लोग क्या कर रहे थे, असहयोग और खिलाफत, यानी कि पहले खिलाफत बना था जो मुस्लिमों के लिए था, उसमें ही असहयोग को ऐड कर दिया गया, इसलिए इसका नाम हो गया असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखना है। देखिए, शहरों में आंदोलन किस प्रकार हो रहा था, थोड़ा इसको समझ लिए कि शहरों में जो आंदोलन था वो किस प्रकार था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई। हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीले थे उन्होंने मुकदमा लड़ने से बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में प्रांताधीश चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का भी मानना था कि काउंसिल में प्रवेश किए जरिए वे अधिकार मिल सकता है जो भारतीय रूप में केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाता है, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार आपका कर दिया। यानी कि हर लोगों ने जो अपना अपना बहिष्कार किया, जो उस लोगों ने अलग निकाला, जो अर्थ निकाला, सब लोगों के लिए क्या था अलग अलग था। तो सब लोगों के लिए जो था आंदोलन का मायना और मीनिंग कैसे थे, बहुत अलग थे और बहुत ही आपके व्यापक थे और हर तरीके से लोग क्या कर रहे थे, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग, अपने साझेदारी आपका सुनिश्चित कर रहे थे। आगे देखिए, आर्थिक मोर्चों पर सहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। कह रहे जो आर्थिक आप रूप में देखेंगे और इसकी अगर बात करेंगे सहयोग में, तो ये क्या था, ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकान की पैकिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 रह गई। बहुत सारे स्थानीयों पर व्यापारी ने विदेशी चीज का व्यापार करने या विदेशी व्यापार फैलाने से आपका क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारतीय कपड़ा मिलों और हस्तकरघाओं का उत्पादन बढ़ने लगा। क्या होने लगा कि लोगों का जो उत्पादन है वो भी आपका बढ़ा और बहुत सारी चीजें थी इसमें आपकी बढ़ने लगी। तो ये असहयोग रूप से बहुत ज्यादा आपके रूप में बढ़ा। ठीक, अब देखिए, कुछ समय बाद शहरों में यह
आंदोलन धीमे पड़ने लगा, इसका कोई कारण, इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा था। यानी कि जो खादी का कपड़ा बन रहा था ये क्या था, आपका महंगा पड़ता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे करते। ब्रिटिश संस्थानों ने बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना की जरूरत थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। अब देखिए, जिन चीज़ों का आपने विरोध किया है उन विरोध के स्थान पर आप दूसरी चीज़ों को स्थापित कर सकें, ऐसे हमारे पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि हम उनको रिप्लेस करके अपना हम उनको प्रयोग में लाएं। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अगर हम लोग वैकल्पिक संस्थानों की बात भी कर रहे थे तो जो उनकी प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील द्वारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। यानी कि लोग क्या हो गए, वापस वहीं पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास तो ना तो कोई आपका स्कूल था, यानी कि अगर हम बेटी से स्कूल छोड़ दें तो हमने कितने स्कूल बना रखे हैं जहां हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके, ऑप्शंस नहीं था। दूसरा, मास्टर कहाँ पढ़ाते, वकीलों के लिए कोई और सिस्टम नहीं था। तो इस प्रकार की सारी चीजें जो थी होने लगी थी और क्या हो गया, ये आंदोलन हल्के हल्के आपका सिमटने लग गया और लोग क्या थे आपके वापस जाना आपका शुरू हो गए, वापस जिस क्षेत्र से आए थे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, और ग्रामीण क्षेत्र में कैसा विद्रोह हो रहा था, क्या चीजें थी, थोड़ा हम लोग इस पर एक बार आपकी नजर मारते हैं और उसको देखते हैं कि ये आंदोलन किस प्रकार था। देखिए, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। देहात मतलब समझते हो, गांव, लोकल एरिया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासी का संघर्ष भी इस आंदोलन में समाया। अब कह रहे जो अब किसानों की जो आपकी समस्याएं थी, आदिवासी लोगों की जो आपकी समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं वो उनके आंदोलन क्या हो गए, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आपके समाहित हो गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटा या मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था। बच्चों, किसका खिलाफ था? जो तालुकादार होते हैं, जो आपके जमींदार होते हैं, वो उनके खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका लगान ले रहे थे और आपके अलग अलग प्रकार के जो कर थे उनको वसूल रहे थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। और क्या होता, जो किसान है उनको बेगार करनी पड़ती। बेगार का मतलब है कि बिना पैसे के मजदूरी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। क्या ना हो सके? जो जमीन है उन पर उसका स्थापित ना हो सके। और किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबियों की सुविधा से भी वंचित किया गया। यानी कि इस लोगों ने आपका विरोध किया और नए धोबी इस सुविधा से आपको वंचित करने लगे। पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का आपका दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ। क्या बनाएगी बच्चों? अवध किसान सभा। और कैसे बनती है अवध किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे, अन्य लोग, जिनके नेतृत्व में मिलकर क्या किया, ये काम किया और क्या कर दी, अवध सभा का आपका गठन कर दिया। अब देखिए, 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी
अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को संघर्ष के लिए इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे किसानों का नेतृत्व खुश नहीं था। कह रहे बहुत सारे ऐसे आपके स्वरूप थे जो आपके विकसित हो गए थे और जो आप किसानों का जो नेतृत्व है वो आपका खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकोदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटमार होने लगी, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय आपके नेताओं और यानी कि जो आपके किसानों को समझ रहे थे कि गांधी जी के ऐलान कर दिया जाए, अगर कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, यानी कि लूटमार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और नाम किसका हो रहा है? गांधी जी का। यानी कि पहले एक आंदोलन था जो अच्छाई के रूप में, सत्य के रूप में आगे बढ़ रहा था, लोगों की समस्याओं को स्वीकार कर रहा था, सब चीजों को देखकर आगे की दिशा में आपके बढ़ रहा था। बाद में उसकी लोग उस आंदोलन से बोर हो गए, वापस जिस स्वरूप में चला था लोग उससे खत्म होकर वापस वही उसी स्वरूप में जाने लगे और लोगों ने क्या करा, गांधी जी का नाम का सहारा लेकर उस आंदोलन की दिशा बदलने का और आपका प्रयास किया और अपने हित के लिए उनका नाम बांट रहे थे, अलग अलग प्रकार के कर ले रहे थे, उनको अलग अलग चीजें बता रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ये है ऐसा। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें जो थी आपका हो रही थी। अब देखिए, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और मतलब निकाला। अब कह रहे गांधी जी ने अपना संदेश भेजा था और जो आपका स्वराज का मतलब था उन्होंने कुछ और मतलब निकाल लिया। जैसे आंध्र प्रदेश के गोडेमा पहाड़ियों में 1920 के दशक में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैलाया गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्र की तरह यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने बड़े जंगलों में वहाँ लोगों को दाखिल होने की पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो आपके मवेशी चरा सकते थे और ना ही जलवाहन करने के लिए आपके लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। ना ही केवल आपका रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी आपके छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने आपकी क्या कर दिया, आपकी बगावत कर दी। देखिए, लोगों से जो उनके आपके राइट्स थे जंगल के, ना तो आप वहाँ से लकड़ी छीन सकते हैं, ना उसका फल बीन सकते हैं, ना अपने मवेशियों का प्रवेश कर सकते हैं। तो अब जो व्यक्ति वन में रह रहा है तो वन ही उसका समाज, वन ही उसका घर, वन ही उसका बाजार है। जब आप वन से उन्हें वंचित कर दोगे और फिर उनसे बेगारी करवाओगे तो जाहिर सी बात है कि लोग एक टाइम तक आपको बर्दाश्त करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसको नेतृत्व हीन कर देंगे और लोग फिर क्या करेंगे, आपका बगावत कर देंगे। उसका नेतृत्व करने वाले अलमूरी आपका सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं जो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोली भी उन्हें नहीं छू सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कारीय विद्रोह में आपका विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी के महानतम के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्हें लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। येडुमाम विद्रोह ने पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाया। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुका था। क्या बन गया था बच्चों? लोक नायक आपका बन चुका था। यानी कि किस तरह से ये जो आंदोलन है वो आपका जुड़ रहा था,
किस तरह से ये जो आंदोलन है वो आपका मोड़ ले रहा था, चाहे आपका किसान रूप में हो, आदिवासी रूप में हो, या फिर आप स्थानीय जो नेता हैं उस रूप में हो, हर तरह से इसमें लोग आंदोलन में आपका जुड़ते जा रहे थे। इस आंदोलन का जो आपका स्वरूप था, असहयोग के रूप में चला था कि हम सरकारी कार्यवाही में जितना भी प्रशासनिक काम है, हम उनमें असहयोग की भावनाओं को अपना दिखाएंगे। हम हिंसक रूप में ये आंदोलन नहीं करेंगे। इसीलिए स्कूल, कॉलेजेस, आपके टीचर, आपके पुरस्कार, आपकी वकालत और बहुत सारे ऐसी चीज थे जिनको त्याग किया गया। विदेशी कपड़ों को आपका त्याग किया गया ताकि हम उनकी एक बिना मारपीट के, बिना आपके हिंसा के रूप में हम लोग उनको नुकसान पहुंचा सकें। बहुत कोमलता के साथ, बहुत सहजता के साथ इस आंदोलन को आपका चलाया गया, लेकिन बहुत लंबा ना चलने की आपकी वजह से लोग इसे ऊब गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि लोग वापस अपने काम की तरफ आपका रुख करने लगे। बहुत सारे किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, बहुत सारे लोगों की जो आपकी समस्याएं थी, इस सारे आंदोलन में आपका समाहित हो गई और पूर्णतः ये जो आंदोलन है आपका समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इस आंदोलन को आप अगर देखेंगे, ये सब जनादेश का आंदोलन है। जब लोग आपके इकट्ठा होते हैं और शांतिपूर्वक तरीकों से अपनी चीज़ों को मनवाते हैं, तो वो चीज़ें जो आपकी होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, उसमें रिजल्ट होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक गतिविधि है, तो वो धरना, वो प्रदर्शन, वो आंदोलन आपका नहीं चलेगा। केवल आप अगर शांतिपूर्वक अच्छे से करते हैं तो वो सब चीज़ें मान्य होती हैं, जो भी सरकार हो। क्लियर है? तो हम लोग अभी तक असहयोग आंदोलन को देख रहे थे कि कैसे खिलाफत में आपके प्रारंभ हुआ, कांग्रेस में कैसे उसकी रूपरेखा रखी गई, लोगों ने कैसा आपका सहयोग करा, क्या उसमें आर्थिक पक्ष रहे, लोग कैसे उसमें वापस चले गए, कैसे किसान, आदिवासी नेताओं उसमें सम्मिलित हो गए। उन सारे स्वरूप को हमने पढ़ा, समझा और देखा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को रिवीजन करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट होगा तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।